Hello everyone. Today we start the new lesson that is AC circuits. So AC सर्किट में हमको क्या देखना है? हमको देखना है AC सप्लाई क्या होता है, AC करंट क्या होता है, ये हमको देखना है. तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की बात करें तो वहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सप्लाईज होते हैं, दैट इज डीसी सप्लाई एंड एसी सप्लाई. तो डीसी सप्लाई क्या होता है? वहाँ पे क्या रहेंगी? डायरेक्ट करंट रहेगा विच हैज फिक्स पोलरिटी ऑफ वोल्टेज. उसके वोल्टेज की पोलरिटी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ. लेकिन अगर हम एसी सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? पोलैरिटी चेंज होगी. इसीलिए पोलैरिटी चेंज हो रही है, मतलब ये यहाँ पे हम ऐसे सिंबल दिखाए, ये किसका सिंबल है? अल्टरनेटिंग करंट और एसी सप्लाई का सिंबल ऐसे दिखाते हैं. ये इससे क्या समझ में आ रहा है? मतलब इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है. जैसे एक साइकिल हम कंसिडर करें तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी है वोल्टेज की, यहाँ पे निगेटिव पोलैरिटी है. तो ऐसे क्या हो रही है? ये टाइम के साथ इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है. तो इसको क्या बोलेंगे हम? एसी सप्लाई. तो एसी सप्लाई कहाँ कहाँ यूज होता है? हमारे घर पे फैंस, एयर कंडीशनर, हीटर, ये सब एसी सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं. तो ये यूनिट में हमको सिर्फ एसी सप्लाई के बारे में देखना है. अभी हम फाइंड करेंगे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी. तो एवरेज वैल्यू क्या होती है एसी की? दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और वन हाफ साइकिल. हम क्या करेंगे? वोल्टेज की जितनी भी वैल्यू है उसका क्या लेंगे? एवरेज लेंगे. लेकिन कहाँ तक? सिर्फ वन हाफ साइकिल के लिए. सिर्फ वन हाफ साइकिल हम कंसिडर करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका कितना एवरेज वैल्यूज है, जितने यहाँ पे वैल्यूज है उसका हम क्या लेंगे? एवरेज लेंगे. तो इसके लिए यहाँ पे एवरेज मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी चेंज होगी? प्रीवियसली यहाँ पे क्या है? थीटा की वैल्यू 0. और इसके बाद एक वन हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, मतलब यहाँ पे कितनी रहेगी? 180. 180 को हम रेडियन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? पाई. तो हम लिखेंगे द एवरेज वैल्यूज ऑफ साइन थीटा इज कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? 0 डिग्री टू पाई. तो मुझे एवरेज फाइंड करना है. अगर मुझे किसी भी चीज का एवरेज फाइंड करना है तो हम क्या करते? अगर x1, x2, x3 ऐसे एवरेज देते डिवाइड बाय इसका n नंबर से यहाँ पे, इसलिए ऐसे डिवाइड करते. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसका मुझे एवरेज फाइंड करना है तो हम लिखेंगे 0 टू पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाय डी थीटा. तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. और हमने इसकी लिमिट पुट की क्या? नहीं. तो हम एक ब्रैकेट के बाहर उसकी लिमिट जैसे कि वैसे लिखेंगे 0 टू पाई. एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा होता है थीटा. इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इक्वल्स टू थीटा. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है एक्स, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इक्वल्स टू थीटा. तो इसको भी वैसे रखेंगे, इसकी लिमिट लिख लेंगे 0 टू पाई. अभी क्या करेंगे? हम अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब थीटा की जगह पे क्या आएगा? पाई. तो मतलब क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉस पाई और माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद माइनस साइन देंगे, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे. तो माइनस जैसे कि वैसे थीटा की जगह पे सिर्फ क्या आएगा? अभी 0. नीचे वाली अभी थीटा के लिए भी हम लिमिट पुट करेंगे, तो थीटा की अपर लिमिट क्या है? पाई. माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0. तो कॉस ऑफ पाई इक्वल्स टू होता है -1. तो माइनस पहले वाला जैसे का वैसे माइनस लिख दिया, और कॉस ऑफ पाई इक्वल्स टू होता है -1. माइनस वहां पे था माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और माइनस वैसे के वैसे. तो अभी -1 माइनस -1 मतलब ये हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाय पाई. तो 1 + 1 होता है 2 डिवाइड बाय पाई, दैट इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू होती है 3.14. तो हम 2 डिवाइड बाय 3.14 करेंगे. तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 0.637. तो अगर मुझे यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? पीक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे ही मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो इसकी पीक वैल्यू ऑफ करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालना है तो उसको क्या करेंगे? ईएमएफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 0.637 इंटू E0 लिखेंगे. तो पीक वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, पीक वैल्यू फॉर करंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे I0 से. I0 से पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे. पीक वैल्यू मतलब होती है मैक्सिमम वैल्यू. सपोज यहाँ पे करंट मैक्सिमम है तो इसको बोलेंगे I0. I0 मतलब पीक वैल्यू. और E0 डिनोट्स दी पीक वैल्यू ऑफ EMF.
तो अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू कितना आया था हमारा, एवरेज वैल्यू 0.637 इंटू आई नॉट, ये किसके लिए हो गया, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू कितना है 0.637 और ईएमएफ के लिए, तो इसके लिए ईएमएफ की पीक वैल्यू होगी E0। तो यहाँ तक हो गया हमारा एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ इसी। तो हम देखेंगे अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि I0 अभी बताया मैंने, I नॉट जहां पे रहेगा उसको बोलेंगे हम पीक वैल्यू ऑफ करंट, R होता है रेजिस्टेंस और H डिनोट्स दी हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर एट टाइम T। एक T टाइम पे कितनी इसमें कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही, हीट कब प्रोड्यूस होती कंडक्टर में, सपोज ये कंडक्टर है तो कंडक्टर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता, तो ये हीट है H। Now heat can be produced in the same resistance R, एक रेजिस्टेंस है उसमें क्या हो रही, हीट प्रोड्यूस हो रही इन सेम टाइम T टाइम पे बाय पासिंग अ स्टेडी करंट ऑन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड थ्रू इट। हमने एक स्टेडी करंट एक कंडक्टर से पास किया तो वहां पे क्या हो रही है, एक हीट प्रोड्यूस हो रही है। द वैल्यू ऑफ सच अ स्टेडी करंट कॉल्ड एज RMS वैल्यू, यही वैल्यू होती है जो स्टेडी करंट की, उसको ही हम बोलते हैं RMS वैल्यू। तो अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड RMS। तो इसके लिए रिलेशन फाइंड करना है मुझे कि किन दोनों के बीच में, रिलेशन बिटवीन आई नॉट एंड IRMS। तो हम क्या करेंगे, IRMS इक्वल्स टू लिखेंगे 0 to पाई I स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइड बाई 2 पाई। तो 2 पाई क्यों लिया यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने एवरेज वैल्यू निकाली तब हम सिर्फ हाफ साइकिल की बात कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे अगर फुल साइकिल की बात करें तो यहाँ पे कितना है, अगर ये फुल साइकिल है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी चेंज होगी, 0 to 2 पाई, मतलब 0 to 360 डिग्री तक वैल्यू चेंज होगी, और 360 को रेडियन के फॉर्म में लिखते हैं हम 2 पाई। तो इसीलिए I स्क्वायर RMS इक्वल्स टू हमने लिखा I स्क्वायर डी थीटा अपॉन 2 पाई। 2 पाई कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, हम फुल साइकिल के लिए कंसिडर करेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई चेंज हो रही। अभी ये 2 पाई यहाँ पे रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने में इंटीग्रेशन, इसलिए हम क्या करेंगे 2 पाई को ब्रैकेट इंटीग्रेशन के बाहर लेके आएंगे। तो क्या बचा 1/2 पाई। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई और I की वैल्यू हम लिखेंगे I इक्वल्स टू I नॉट साइन थीटा। हमेशा आपको लिखना है I की वैल्यू I नॉट साइन थीटा, और E के लिए लिखना है तो E इक्वल्स टू लिखोगे E नॉट साइन थीटा। तो I की जगह पे आपने लिख लिया I नॉट साइन स्क्वायर थीटा, I स्क्वायर है इसलिए हो गया I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी थीटा के लिए है इंटीग्रेशन सिर्फ, तो आपको सिर्फ थीटा वाली टर्म ही यहाँ चाहिए, जो बाकी की टर्म है वो कांस्टेंट टर्म आप कंसीडर करोगे और ये कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लेके आना। तो क्या हो गया I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अभी मुझे साइन स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन निकालना नहीं आता, कोई भी निकाल नहीं सकता साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी ये फॉर्मूला लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अभी क्या करेंगे, ये दोनों को सेपरेट करेंगे, मतलब ये 1/2 को भी डिवाइड है और कॉस थीटा बाय 2 को भी डिवाइड है, तो 1/2 का हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो ये सेपरेट कर दिया 1/2 इंटू डी थीटा। पहला ये हो गया 1/2 इंटू डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू डी थीटा। अभी क्या करेंगे, ये जो 2 वाली टर्म है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इन दोनों को ब्रैकेट के बाहर लेके जाएंगे। तो क्या हो गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हो गया 2 पाई था तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 पाई। अभी बचा क्या 0 to 2 पाई इंटू डी थीटा माइनस 0 to 2 पाई इंटू कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो अभी मैंने पहले बताया इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या है डी थीटा, तो इसकी जगह पे क्या आएगा थीटा। फिर
थीटा की वैल्यू हमने सिर्फ इंटीग्रेशन निकाला, लिमिट पुट की क्या नहीं, तो उसकी वैल्यू वैसे लिखेंगे लिमिट की 0 to 2π। अभी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ पे 2 है इसीलिए ये 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 3 भी डिवाइड में आता। तो क्या हो गया, ये साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और इसकी लिमिट हमने पुट की क्या नहीं, तो इसीलिए हम लिमिट जैसी है वैसे ही रखेंगे, दैट इज 0 to 2π। अभी हम करेंगे यहाँ पे लिमिट पुट। तो पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट, थीटा के जगह पे पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो थीटा के जगह पे अगर अपर लिमिट पुट की तो क्या हो गया 2π, लोअर लिमिट पुट किए तो हो गया 0 माइनस, यहाँ पे भी ये 2 है तो ये 1/2 हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 2π पुट करें तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4π माइनस साइन ऑफ 0। अभी 2π माइनस 0 मतलब ये हो गया 2π माइनस साइन 0 क्या होता है 0, और साइन ऑफ पाई भी होता है, साइन पाई भी होता है 0। तो यहाँ पे साइन ऑफ 4π है, साइन पाई 0 होता है, साइन 4π भी क्या रहेगा 0, ये दोनों की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो ये हो गया 0। अभी बचा क्या मेरे पास, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4π इंटू 2π, तो 2π आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4π। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2π और 4π को कट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, आई आर एम एस और आई नॉट के बीच का रिलेशन। लेकिन ये आई आर एम एस का स्क्वायर है, तो अगर मुझे आई आर एम एस निकालना है तो हम इस दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, अंडर रूट में पुट करेंगे। तो हमने अभी तक निकाल लिया था आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगर हमें आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन √2। तो √2 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू आई नॉट। तो हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएंगी 0.707 इंटू आई नॉट। अगर सिमिलरली मुझे ई एम एफ की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगी, ई आर एम एस इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट की जगह पे यहाँ पे आएगा ई नॉट, और ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ डिवाइड बाय √2। तो क्या आ जाएगी इसकी भी वैल्यू 0.707 इंटू ई नॉट। अभी मुझे निकालना है हीट प्रोड्यूस, कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो हीट प्रोड्यूस बाय कंडक्टर इन वैरिंग AC और अ कंप्लीट साइकिल विल बी गिवन बाय। अभी क्या हो रहा है, एक AC करंट क्या हो रहा है, इसमें वैरी हो रहा है। वैरी कब होगा करंट, अगर सपोज हमने यहाँ पे करंट है I और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, तो रेजिस्टर की वजह से क्या हो सकता है, करंट वैरी हो सकता है। तो करंट वैरी होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हम निकालेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे H इक्वल्स टू 0 to 2π/T ओमेगा आई स्क्वायर I इंटू डी टी। मतलब यहाँ पे जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है I और रेजिस्टर है I R इंटू डी टी, कितने टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पे 2π/ओमेगा कैसे आए, यहाँ पे अगर हम 0 to T लेते हैं तो हमको पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T। तो T की वैल्यू क्या आएगी 2π/ओमेगा। तो पहले लिमिट थी 0 to T, तो हमने 0 to T के जगह पे हमने अभी पुट कर लिया 2π/ओमेगा। और I इक्वल्स टू लिखेंगे, I इक्वल्स टू हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और आई नॉट क्या डिनोट करता है, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो हमारे पास आई स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, और यहाँ पे था एक R। तो यहाँ पे कौन सी कांस्टेंट टर्म है, आई आर और आई नॉट, ये कांस्टेंट टर्म है। इसमें हमको तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी निकालना है, तो जहाँ पे टी वाली वैल्यू है वही बस हमारे काम की है, बाकी सब वैल्यू हमारे लिए एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लेके आएंगे। क्यों, अगर हम कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेके आएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। इसलिए हमने क्या किया, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अभी बच्चा क्या था यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसके लिए हमने पहले जो एक फॉर्मूला लगाया दैट इज 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2।
वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे है ओमेगा टी, तो हम लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू डी टी। अभी यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके आएंगे। अभी इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या बच गया 1 इंटू डी टी, तो बचा क्या डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अभी हम क्या करेंगे ये dt का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो उसका इंटीग्रेशन होता है x, तो इंटीग्रेशन विद ऑफ dt है तो यहाँ पे आएगा t। और क्या लिखेंगे हम अपर लिमिट लोअर लिमिट, जैसे है वैसे ही, क्योंकि हमने अभी तक लिमिट नहीं पुट की। और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा, और t के सामने जो कुछ भी वैल्यू है वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। t को छोड़ के जो वैल्यू है उसकी वैल्यू लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा। और इसकी लिमिट हमने अभी तक पुट नहीं की। अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप, इसकी लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करते टाइम हम क्या करते, पहले अपर वाली लिमिट पुट करते माइनस लोअर लिमिट, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर ही रहने दो। अपर लिमिट क्या है 2 पाई बाय ओमेगा, तो हमने t के जगह पे क्या किया पुट 2 पाई बाय ओमेगा। लोअर लिमिट इज 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ से कांस्टेंट टर्म 1/2 ओमेगा हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ पे किसके जगह पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t निकाला, तो हम क्या करेंगे सिर्फ ये जो वैल्यू है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये सिर्फ हम t की जगह पे पुट करेंगे। तो क्या था हमारे पास sin 2 ओमेगा है, और t के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। और नेक्स्ट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो लोअर लिमिट हम जब पुट करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा ये पूरी टर्म, मतलब 2 इंटू ओमेगा इंटू 0, तो ये टर्म क्या होगी साइन 0 ही, समझ साइन 0 ही हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है, तो वहां पे था 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा हमने लिख लिया। फिर इसके बाद -1/2 ओमेगा, और -1/2 ओमेगा, और क्या आया था वहां पे हमारा साइन ऑफ 2 इंटू 2 4 पाई ओमेगा अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल, तो अभी बचा क्या आर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय ओमेगा, जैसे वैसे लिख देंगे। और हमको पता है साइन ऑफ पाई होता है 0, तो साइन ऑफ 4 पाई भी क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए साइन ऑफ 4 पाई की वैल्यू हो गई 0। तो अभी हमारे पास क्या बचा, ये वैल्यू तो पूरी हमारी अभी 0 होगी, तो बचा क्या है 2 पाई आर आई नॉट स्क्वायर 2 पाई आई नॉट स्क्वायर अपॉन, तो हमने अभी तक निकाल लिया था आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अगर हमें आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन √2। तो √2 की वैल्यू होती है 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू आई नॉट, तो हमारे पास आई आर एम एस की वैल्यू आ जाएंगी 0.707 इंटू आई नॉट। अगर सिमिलरली मुझे ई एम एफ की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगी, ई आर एम एस इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट की जगह पे यहाँ पे आएगा ई नॉट, और ई नॉट क्या है पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ डिवाइड बाय √2, तो क्या आ जाएगी इसकी भी वैल्यू 0.707 इंटू ई नॉट। अभी मुझे निकालना है हीट प्रोड्यूस, कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो हीट प्रोड्यूस बाय कंडक्टर इन वैरिंग AC और अ कंप्लीट साइकिल विल बी गिवन बाय। अभी क्या हो रहा है, एक AC करंट क्या हो रहा है, इसमें वैरी हो रहा है। वैरी कब होगा करंट, अगर सपोज हमने यहाँ पे करंट आए और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर लगा दिया, तो रेजिस्टर की वजह से क्या हो सकता है करंट वैरी हो सकता है, तो करंट वैरी होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो हम निकालेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे H इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी ओमेगा आई स्क्वायर आई इंटू डी टी, मतलब यहाँ पे जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है आई, और रेजिस्टर है आई आर इंटू डी टी, कितने टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा कैसे आए, यहाँ पे अगर हम 0 to t लेते हैं तो हमको पता है ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, तो t की वैल्यू क्या आएगी 2 पाई बाय ओमेगा।
तो पहले लिमिट थी 0 to t, तो हमने 0 to t के जगह पे हमने अभी पुट कर लिया 2π/ω। और I इक्वल्स टू लिखेंगे, I इक्वल्स टू हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और I0 क्या डिनोट करता है, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो हमारे पास I स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। और यहाँ पे था एक R, तो यहाँ पे कौन सी कांस्टेंट टर्म है, I R और I0 ही कांस्टेंट टर्म है। इसमें हमको तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है, तो जहाँ पे t वाली वैल्यू है वही बस हमारे काम की है, बाकी सब वैल्यू हमारे लिए एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर लेके आएंगे। क्यों, अगर हम कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेके आएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। इसलिए हमने क्या किया, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया। अभी बच्चा क्या था यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसके लिए हमने पहले जो एक फॉर्मूला लगाया दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे है ओमेगा टी, तो हम लगाएंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू डी टी। अभी यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके आएंगे। अभी इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे तो क्या बच गया, 1 इंटू डी टी, तो बचा क्या, डी टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। अभी हम क्या करेंगे, ये डी टी का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो इंटीग्रेशन विद ऑफ डी टी है तो यहाँ पे आएगा टी। और क्या लिखेंगे हम, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जैसे है वैसे ही, क्योंकि हमने अभी तक लिमिट नहीं पुट की। और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा, और t के सामने जो कुछ भी वैल्यू है वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। t को छोड़ के जो वैल्यू है उसकी वैल्यू लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा। और इसकी लिमिट हमने अभी तक पुट नहीं की। अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप, इसकी लिमिट पुट करेंगे। तो लिमिट पुट करते टाइम हम क्या करते, पहले अपर वाली लिमिट पुट करते माइनस लोअर लिमिट, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर ही रहने दो। अपर लिमिट क्या है, 2π/ω, तो हमने t के जगह पे क्या किया, पुट 2π/ω। लोअर लिमिट इज 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ से कांस्टेंट टर्म 1/2ω हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, यहाँ पे किसके जगह पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी निकाला, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो वैल्यू है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ये सिर्फ हम टी की जगह पे पुट करेंगे। तो क्या था हमारे पास, साइन 2 ओमेगा है, और टी की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2π/ω। और नेक्स्ट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, तो लोअर लिमिट हम जब पुट करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 0 हो जाएगा ये पूरी टर्म, मतलब 2 इंटू ओमेगा इंटू 0, तो ये टर्म्स क्या होगी, साइन 0 ही हो जाएगा। अभी हमको क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है, तो वहां पे था 2π/ω, तो 2π/ω हमने लिख लिया। फिर इसके बाद -1/2ω और -1/2ω, और क्या आया था वहां पे हमारा साइन ऑफ 2 इंटू 2 4π/ω, तो यहाँ पे ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल, तो अभी बचा क्या, r I0² 2π/ω जैसे वैसे लिख देंगे। और हमको पता है साइन ऑफ पाई होता है 0, तो साइन ऑफ 4π भी क्या हो जाएगा, 0, तो इसीलिए साइन ऑफ 4π की वैल्यू हो गई 0। तो अभी हमारे पास क्या बचा, ये वैल्यू तो पूरी हमारी अभी 0 होगी, तो बचा क्या है, 2π r I0², 2π I0²। अभी हम क्या करेंगे, 2π/ω को बाहर निकालेंगे, तो बचेगा क्या, I0²/2 इंटू r। और इक्वेशन 1 से हमको पता है I0²/2 इक्वल्स टू है IRMS²। IRMS की वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में, देखिए IRMS इक्वल्स टू है I0/√2। तो अगर हम I0²/2 करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी, I²RMS। तो वो वैल्यू हमने ये इक्वेशन में पुट की, तो क्या आया, 2π/ω इंटू r, और I0²/2 की वैल्यू है I²RMS, तो वो वैल्यू हमने पुट की। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया है H के लिए, H फॉर हीट।
यहाँ पे कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए क्या वैल्यू हो गई हमारी 2π/ओमेगा r इंटू I² RMS। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फेजर।